स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में केस स्टडी पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली केस स्टडी। हेवन पब्लिक स्कूल एज ए डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन। एक हेवन पब्लिक स्कूल है जो कि डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। इट लैक्स वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमी है। लैक्स है वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है। विद पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल फाइंड आउट दैट इफ देयर आर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेजमेंट ये फाइंड आउट करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हो फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए द रिजल्ट ऑफ द स्कूल इंप्रूव, तो स्कूल का रिजल्ट बेटर या इंप्रूव हो सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। इस केस स्टडी में कौन सा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हुआ है। तो हमने बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो नेचर पढ़े थे वो क्या था। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबल, कि जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो या छोटा हो। सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा कि दे आर द जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं, वो भी किसी का सॉल्यूशन या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होते। हमने नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा दे आर द फ्लेक्सिबल, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट के साथ ही उसे फॉर्म या बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे बच्चों, जो मैनेजमेंट है स्कूल का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये फाइंड आउट करता है कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर इंप्लीमेंट किए जाए तो आपका स्कूल का रिजल्ट बेटर हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा कि नेचर जो यहाँ पर मैच कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं या बनाते हैं तो कब से बनाते हैं, जब हम उनको बार बार प्रैक्टिस के साथ साथ बार बार प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उन्हें फॉर्म करते हैं। यहाँ पर वही हो रहा है कि जो मैनेजमेंट है स्कूल का वो ये फाइंड आउट करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होंगे स्टूडेंट और टीचर के लिए, तभी स्कूल का रिजल्ट बेटर हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड FORMED फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। That is the answer of the question. Now come to the next one बच्चों। In ABC Limited losses are pouring in। एक कंपनी है ABC Limited जिसके अंदर लॉसेस pouring in मीन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। So for their rescue मीन्स बचाने के लिए विशाल CEO of the company, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम विशाल है, of the company decided to hire हिमांशु the cost control expert। जो CEO है विशाल है वो हायर करते हैं किसको, हिमांशु को, जो कि क्या है कॉस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट। कॉस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट होते हैं वो पर्सन जो कि कॉस्ट को रिड्यूस करने में उनकी एक्सपर्टनेस होती है। एट हायर सैलरी, उन्होंने हिमांशु को हायर कर लिया एक हायर सैलरी, ज्यादा सैलरी में। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स अपोज द डिसीजन। बहुत से डायरेक्टर जो कंपनी के हैं वो अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस डिसीजन का ऑफ हायरिंग हिमांशु को हायर करने का इन कंपनी क्राइसिस पीरियड व्हेन कंपनी ऑलरेडी गोइंग इनटू लॉसेस। कि जब विशाल ने हिमांशु को हायर करा तो कॉस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट को एट हायर सैलरी, तो बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने इस डिसीजन का विरोध किया क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है। आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ द जॉब का चार्ज लेने के बाद हिमांशु ने एडवाइस किया, सजेशन दिया टू एलिमिनेट सुपरफ्लोस वेराइटीज। सुपरफ्लोस वेराइटीज होती है जो जरूरत से ज्यादा, सुपरफ्लोस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा या अत्यधिक। वेराइटीज एंड साइजेस, जो कंपनी के अंदर ऐसे कुछ गुड्स हैं जिनकी वेराइटीज बहुत ज्यादा है और उनको जरूरत से ज्यादा बनाया जा रहा है, क्या करा उनको एलिमिनेट करना है। क्या एडवाइस दी कि कंपनी के अंदर जो गुड्स हैं जिनकी हम ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज बना रहे हैं उनको क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। उन्होंने एडवाइस दी बिकॉज दीज आर द रीजन, यही कारण है ऑफ हायर कॉस्ट का बढ़ने का, कि हम वैरायटी से ज्यादा सामान बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब क्वेश्चन बच्चों देखो, विच कंसेप्ट
ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड। यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट किया गया है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेलर्स के भी है और फ्यूल्स के भी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, गौर देना है कि प्रिंसिपल्स जो फ्यूल्स के हैं वो किसके लिए बने हैं? मैनेजर्स के लिए बने हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर को ध्यान रख के बनाया गया है जो कि वर्कर्स को इफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया। टेलर के प्रिंसिपल वर्कर की इफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं और फ्यूल्स के प्रिंसिपल मैनेजर्स की इफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपको हमें सही बताना बिल्कुल एडवाइस कि यहाँ पर क्या करना है कि आपको एलिमिनेट करने हैं सुपरफ्लोज वैरायटी ऑफ गुड्स कि जो अधिक हम वैरायटी बना रहे हैं उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो जाहिर सी बात है जो वैरायटी ऑफ गुड्स कहां बन रहा होगा? फैक्ट्री के अंदर बन रहा होगा। और फैक्ट्री के अंदर कौन काम कर रहा होगा? वर्कर्स काम कर रहे होंगे। तो आपको सीधे कंसंट्रेट काम करना है टेलर्स के प्रिंसिपल्स पर। अब टेलर्स के प्रिंसिपल पर क्या है कि भैया यहाँ पर एलिमिनेट किए जा रहे हैं सुपरफ्लोज वैरायटीज ऑफ गुड्स कि कम सामान बनाओ, जितना जरूरत है उतना ही बनाना है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? काम को क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है वो क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर टेलर का प्रिंसिपल का एक पार्ट है कि आपको वर्क को सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो कंसेप्ट जो इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर वो कहलाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ओके बच्चों, कम टू द नेक्स्ट वन। एवरी ईयर अ मीटिंग इज ऑर्गेनाइज, हर साल एक मीटिंग की जाती है इन द लॉन्स ऑफ ओनर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के जो ओनर है उनके प्रांगण में। इन दिस मीटिंग, इस मीटिंग के अंदर द ओनर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के ओनर है, ग्रांट सम फंड्स, वो कुछ फंड्स देते हैं फॉर द बेनिफिट, किसी भले के लिए, ऑफ द फैमिलीज, परिवार के भले के लिए। और किसके परिवार? ऑफ द एम्प्लॉयज, मींस एम्प्लॉयज के परिवार के बेनिफिट के लिए या भलाई के लिए कंपनी के ओनर्स उनको फंड्स देते हैं। द एम्प्लॉयज ऑन द अदर हैंड नेवर रेसिस्ट, जो एम्प्लॉयज है वो कभी किसी चीज का विरोध नहीं करते। यहाँ पर जो रेसिस्ट वर्ड है उसका मतलब है विरोध करना, एनी चेंज, और पुट एक्सेसिव डिमांड, और कोई भी एक्सेसिव डिमांड वो नहीं करते हैं। द जनरल एनवायरनमेंट इन द कंपनी इज वेरी सपोर्टिव टू द एम्प्लॉयज, जो कंपनी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? सपोर्टिव है एम्प्लॉयज के लिए, कि हर उनका सुपीरियर, ओनर और मैनेजर अपने एम्प्लॉयज की क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। द एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो इज वेरी लो, और उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो है वो कैसा है? कम है। तो एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जब एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं टर्नओवर रेशियो। तो जिस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज बार बार कंपनी के काम को छोड़कर जाएंगे या कंपनी को लेफ्ट आउट करेंगे तो वहां का टर्नओवर रेशियो एम्प्लॉयज का ज्यादा होगा। जहां कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ते नहीं है, अपने जॉब को छोड़ते नहीं है, तो वहां टर्नओवर रेशियो कम होगा। तो यहाँ तो टर्नओवर रेशियो कम होना ही होना है क्योंकि एनवायरमेंट कैसा है? पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, और जो ओनर है वो कंपनी के एम्प्लॉयज को फंड्स भी ग्रांट करते रहते हैं टाइम टू टाइम उनकी फैमिली के बेनिफिट के लिए। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम ही होना है। अब सीधे क्वेश्चन पाते हैं, विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दोनों चीजें पूछी गई है। तो आप देखेंगे बच्चों, हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में फ्यूल्स बोलते हैं कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए। जब जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग होगी तभी वो अपने 100% एफर्ट्स दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा वो कैसे पता लगा है कि एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो कैसा है? उनका कम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल्स के लिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, पर्सनल यहां पर हो जाएंगे एम्प्लॉयज। और कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यहां पर बताया गया है कि यहां पर जो कंसेप्ट है कि एक तरफ तो ओनर है और दूसरी तरफ क्या है? एम्प्लॉयज है। दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है? कोऑर्डिनेशन कैसा है? सपोर्टिव है। दोनों एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो क्या डिस्कस किया जा रहा है? मेंटल रेवोल्यूशन। ये आपने टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल में पढ़ा है। मेंटल रिवोल्यूशन में क्या बताया जाता है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो द ओनर एंड एम्प्लॉय ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद ईच अदर विद सपोर्टिव नेचर, ताकि वो दोनों मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हमेशा काम कर सकें। अब हम तो नेक्स्ट वन बच्चों, मिस्टर अतुल इज द ओनर ऑफ शुद्ध डेयरी, एक डेयरी फर्म है, उसके वो ओनर है मिस्टर अतुल। ही इज प्रोड्यूसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट, वो वेरियस मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ही ऑलवेज टेस्ट वेरियस वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, वो हमेशा टेस्ट करते रहते हैं अलग अलग तरीके
डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंड चूज द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वे, और उन वेज को जो टेस्ट करते हैं, अलग अलग तरीके टेस्ट करते हैं, तो उसमें से बेस्ट और इकोनॉमिकल वे को वो चूज करते हैं ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए। ही इज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, और वो ये भी ध्यान रखते हैं कि हर एक जगह हर एक चीज की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। एंड ही मेक श्योर दैट, और वो ये सुनिश्चित भी करते हैं द एम्प्लॉयज आर गिवन अ फिक्स प्लेस, एम्प्लॉयज या कर्मचारी का भी एक सही स्थान हो या फिक्स प्लेस हो, सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम, जिससे कि टाइम का वेस्टेज ना हो, एंड डिले इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में भी कोई देरी ना हो। अब सीधे बच्चों क्वेश्चन पाते हैं, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा है मींस टेलर के पूछ रहा है, एंड फ्लोज प्रिंसिपल इज अप्लाइड हियर, और कौन सा फ्लोज प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइंटिफिक टेक्निक है, कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो मिस्टर अतुल है वो क्या करते हैं, ही ऑलवेज टेस्ट वेरियस वेज, वो डिफरेंट वेरियस वेज को टेस्ट करते रहते हैं, और प्रोड्यूसिंग उत्पादन करने का डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एंड चूज द बेस्ट वे। तो यहाँ पर जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सी है, मेथड स्टडी, और मेथड स्टडी में बताया गया है कि हमें बेस्ट और इकोनॉमिकली मेथड चूज करना चाहिए, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके। अकॉर्डिंग टू टेलर कहते हैं कि कोई मेथड रूल ऑफ थंब पे बेसिस नहीं होना चाहिए, कि रूल ऑफ थंब पे मतलब जो आज से 6 साल पहले 5 साल पहले हम जो मेथड अपना रहे थे वो ही आज ही अपनाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज की कंडीशन चेंज है, तो हमें नए मेथड भी अप्लाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक टेक्निक का जो आंसर है वो कौन सा है आपका, मेथड स्टडी, मेथड स्टडी। और एक बच्चों अब पूछ रहा है फ्लोज प्रिंसिपल, फ्लोज प्रिंसिपल कहां से पता लगेगा कि क्या कहते हैं, ही ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट फिक्सिंग अ प्लेस, वो एक स्थान को फिक्स करते थे, निश्चित करते हैं फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन और मटेरियल का हमेशा एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बच्चों यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो केस स्टडी को पॉज कर लें, फिर उसे खुद ध्यान से पढ़ें और तब उसका आंसर देने की कोशिश करें। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन, बार बार ऑब्जर्व करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, इट इज डिटरमाइंड, ये पता लगता है दैट वन वर्कर कैन मेक वन कार्डबोर्ड इन 20 मिनट्स। एक वर्कर, एक मजदूर है जो एक कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है वो बनाता है कितने मिनट में, 20 मिनट में। सो इन 1 आवर ही विल मेक 3 बॉक्सेस, तो वो 1 घंटे में केवल 3 बॉक्स बना पाता है। एज्यूमिंग दैट अ वर्कर हैज टू पुट इन 8 आवर्स, अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वर्कर को हम 8 घंटे काम करने को देते हैं ऑफ वर्क इन अ शिफ्ट, एक शिफ्ट में, एंड डिडक्टिंग 1 आवर फॉर रेस्ट, और उन 8 घंटों में से एक घंटा डिडक्ट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं रेस्ट और लंच के लिए। इट इज डिटरमाइंड दैट इन 7 आवर्स अ वर्कर मेक्स 21 बॉक्सेस। तो क्या होगा, 8 घंटे काम के होंगे, उसमें से 1 घंटा उसके रेस्ट के लिए कम कर दिया जाएगा या लंच के लिए कम कर दिया जाएगा, तो उसके बाद काम करेंगे 7 घंटे बचेंगे, और उन 7 घंटों में ही मेक्स 21 बॉक्सेस एट द रेट 3 बॉक्सेस पर आवर। तो 7 घंटों में वो 21 बॉक्स बनाएगा, किस हिसाब से, हर घंटे 3 बॉक्स के हिसाब से। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क, अब ये स्टैंडर्ड टास्क हो जाएगा हर वर्कर के लिए, हैव टू डू, काम जिसको करना है, वेजेस डिसाइडेड अकॉर्डिंगली, इसी हिसाब से आपकी वेजेस भी डिसाइड की जाएगी, कि जिस हिसाब से आपका काम किया जाएगा उस हिसाब से आपकी वेजेस भी डिसाइड होंगी। अब बच्चों क्वेश्चन पाते हैं, द बेस ऑफ अबव टेक्निक इज विच वन। यहां पर जो ये टेक्निक बताई गई है कि हमने 8 घंटे काम के लिए थे, उसमें से 1 घंटा रेस्ट का कर दिया था, तो अब उसमें 7 घंटे में उसे काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं ऑफ वर्किंग और रेस्ट इंटरवल डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है टाइम स्टडी। क्या आंसर है बच्चों इसका, आंसर हो जाएगा इसका टाइम स्टडी, क्योंकि यहाँ पर टेलर के अकॉर्डिंग तो टाइम स्टडी बताया गया है कि आपको वर्कर के रेस्ट इंटरवल पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम वर्कर के रेस्ट इंटरवल पर ध्यान देंगे तो आफ्टर द रेस्ट वर्कर जब दोबारा काम करेगा तो फुल एनर्जी या फुल कैपेसिटी के साथ काम कर पाएगा। मैं दोबारा बच्चों बोल रहा हूं कि इन केस स्टडी को आप वीडियो पॉज करके देखें और समझें, ताकि आपको फर्दर केस स्टडी जो मैं असाइनमेंट में दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा, आप उनको अच्छी तरीके से
कर सकें। थैंक यू।